हम आज फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। तो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को समझने से पहले आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन और डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, हार्मोनिक ऑसिलेटर आप समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई सिंपल पेंडुलम लिया, तो सिंपल पेंडुलम को आप उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे। तो डिस्प्लेस करने के बाद क्या होता है कि वो अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसकी तरफ आने की कोशिश करता है और इस तरीके से ऑसिलेशंस उसमें होते हैं। तो जनरली हमने ये देखा है कि जब हम उसको एक बार ऑसिलेट करा देते हैं तो ऑसिलेशन करने के बाद वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके रुक जाता है। ठीक है, डैम्पिंग के कारण। तो डैम्पिंग के कारण क्या हो जाता है, उसका मोशन जो होता है सीज हो जाता है और आफ्टर सीजिंग ऑफ द मोशन द ऑसिलेटर कम्स टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, अगर हम ये चाहें कि उसको हम कंटिन्यूस ऑसिलेशन होते रहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बाहर से उसको अगर हम कंटिन्यूस हिट करते रहेंगे तो हिट करने के कारण क्या होगा, या जेंटली हम उसको टैप करते रहेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि उसके ऑसिलेशन बने रहेंगे। तो जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक सिंपल पेंडुलम है, उसको आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और जब वो ऑसिलेट करना चालू करता है तो उसको हम एक पर्टिकुलर पोजीशन से जेंटली आफ्टर एक पर्टिकुलर इंटरवल उसको हम हिट करते रहेंगे तो उसके ऑसिलेशन बने रहते हैं। तो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर वही है, यानी कि जिसमें हम बाहर से एक पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं ताकि उसके ऑसिलेशन बने रहें और डैम्पिंग को किसी तरीके से ओवरकम किया जा सके। तो ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का आइडिया होना चाहिए। अगर उसका आइडिया है तब आप इस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि लेट एन ऑसिलेटिंग बॉडी ऑफ मास m, मान लीजिए कि हमारा कोई पार्टिकल या हमारा सिंपल बॉब है जो सिंपल पेंडुलम की या किसी स्प्रिंग से अटैच्ड कोई मास है, उसका मास m है, तो सब्जेक्टेड टू ए पीरियोडिक फोर्स। अब हमने यहाँ पर एक पीरियोडिक फोर्स F बराबर F0 साइन PT हमने यहाँ से लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है और ये पीरियोडिक फोर्स है। इसका मतलब है ये बाहर से जो हम उसको बार बार हिट कर रहे हैं तो बाहर से लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है और जो कि पीरियोडिक है, यानी कि उसका भी एक पीरियड है। तो P जो है वो हमारी पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये फोर्स हम बाहर से लगा रहे हैं। ठीक है, सिंस डैम्पिंग एंड रेस्टोरिंग फोर्स आर आल्सो एक्टिंग ऑन द बॉडी, सो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वी कैन राइट। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ये बनेगी, न्यूटन का हमने इसमें सेकेंड लॉ लगाया। ठीक है, तो m पार्टिकल का मास हो गया, d² x/dt², यानी कि उसका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक हो गया। तो उस पार्टिकल के मोशन को अलग अलग फोर्स जो है अफेक्ट कर रहे हैं। किस तरीके से कि एक फोर्स है गामा dx/dt, dx/dt इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल जैसे में ऑसिलेट कर रहा है तो जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो वेलोसिटी है, और गामा जो है वो यहाँ पर डैम्पिंग कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये वाला फोर्स हमने माइनस साइन के साथ लगाया। इसका मतलब ये है कि ये वाला फोर्स जो है पार्टिकल के मोशन को अपोज करता है, यानी कि पार्टिकल की गति को अपोज करता है। ठीक है, तो ये हो गया डैम्पिंग फोर्स। -cx ये रेस्टोरिंग फोर्स है, ये भी माइनस साइन के साथ है, ये भी उसकी मोशन को अपोज करता है। और एक हमने लगाया F0 साइन PT, यानी कि हमने जो बाहर से फोर्स लगाया हुआ है वो मोशन को एक तरीके से सपोर्ट करता है, तो इसलिए हमने उसको प्लस साइन के साथ लगाया। तो ये आपकी सिचुएशन है कि एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन को करने के लिए हम बाहर से एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं, जिसमें F0 जो है उस पीरियोडिक फोर्स का एम्पलीट्यूड है और P जो है उस पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। ठीक हो गया, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। फिर हमने इसको इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल किया, यानी कि m हमारा नीचे आ जाएगा तो गामा अपॉन m हो जाएगा, इसी तरीके से C अपॉन m हो जाएगा, इसी तरीके से कैपिटल F0 अपॉन m हो जाएगा। तो गामा अपॉन m की जगह पर हमने 2b लिख दिया और C अपॉन m की जगह पर ω0² लिख दिया और स्मॉल F0 हमने लिख दिया F0 अपॉन m की जगह पर। ठीक है, तो गामा जो है वो डैम्पिंग कोफिशिएंट है। ठीक है, एक तरीके से B जो है वो भी डैम्पिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी गामा भी डैम्पिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, B भी डैम्पिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये एक हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। तो सोल्यूशन निकालने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि इसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट में हम F0 साइन PT को 0 मान लेंगे, यानी कि हम ये मान लेंगे कि अभी हमारा बाहर से कोई हमारा पीरियोडिक फोर्सेस पे नहीं लगा हुआ है। तो हमारा वो जो सोल्यूशन हमारा निकल के आएगा वो हमारा कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि एक्चुअल फोर्स जो तो ये लग रहा है बाहर से, उस एक्चुअल फोर्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कहलाता है।
तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी ये वाली साइड हमने जीरो मान ली। इसका मतलब है कि अभी हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है इफेक्ट में नहीं आया है। हालांकि ऑसिलेशन तो उसी से हो रहा है, लेकिन जब ऑसिलेशन शुरू होते हैं तो शुरू में यानी कि जस्ट स्टार्ट टाइम पर जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, पीरियोडिक फोर्स, उसका इफेक्ट एकदम नहीं लगता, वो धीरे धीरे लगना चालू होता है। तो जब तक वो नहीं लग रहा है तब तक ये वाला पार्ट हम जीरो मान लेंगे। और ये वास्तव में जो ये इक्वेशन है ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है। तो ये आपने पढ़ी होगी, इसको आपने सॉल्व किया होगा। इसमें भी फिर अलग अलग केस आते हैं, ठीक है बच्चों। तो वास्तव में यहाँ पर हम b और ओमेगा जीरो में एक रिलेशन देख रहे हैं। तो इसके 3 केस बनते हैं कि b इज ग्रेटर देन ओमेगा जीरो, b इज इक्वल टू ओमेगा जीरो और b लेस देन ओमेगा जीरो। अब b जो है वो डैम्पिंग से रिलेटेड है, तो जब b ग्रेटर देन ओमेगा जीरो होती है तो उस केस को हम कहते हैं ओवर डैम्प्ड केस। जब b बराबर ओमेगा जीरो होती है तब हम उसको कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड केस। और जब b इज लेस देन ओमेगा जीरो होती है तो हम उसको अंडर डैम्प्ड केस कहते हैं। तो अंडर डैम्प्ड केस में हमारे ऑसिलेशंस होते हैं, तो ये वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसका सोल्यूशन जो है वो ये लिखा हुआ है, और ये आप लोगों को याद भी होना चाहिए, है नहीं। ये अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन आता है। ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है, हाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ टू गेट दिस आंसर, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो इसको आप जानते होंगे, हम यहाँ पे ये मान लेते हैं। तो ये वाला सोल्यूशन जो है वो ये कहलाता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। और जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि वी गैस ए सोल्यूशन, कि हम ये मान के चल रहे हैं ये हमारी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x आ जाएगा, ठीक, जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस है। अब जैसे एक बार इंटीग्रेट किया तो ये डी एक्स अपॉन डी टी बन जाएगा, फिर दोबारा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा x। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ये गैस वर्क कर रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में x आ जाएगा। अच्छा, इधर भी साइन पी टी है तो हमें इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसको भी हम 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेट करने का मतलब है एक बार हमने साइन पी टी को इंटीग्रेट किया तो कॉस पी टी आ जाएगा, और उसको दोबारा हम इंटीग्रेट करेंगे तो साइन पी टी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बोथ साइड, तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें एक गैस वर्क लगा रहे हैं कि जब हम इसको 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल गेट x एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी विल गेट यानी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव x and on the right hand side we will have a function of sin pt and it is like this। तो ये हमने एक सॉल्यूशन को जो है हमने यहाँ पर गैस कर लिया, ठीक होगी। तो अब हमने x की वैल्यू निकाल ली जो कि हमने गैस वर्क किया है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल लीजिए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, एंड आफ्टर गेटिंग दीज 2 वैल्यूज पुट दीज वैल्यू बैक टू इक्वेशन 1। यहाँ पर आप इसको रखेंगे तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करी है, आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। f0 साइन पी टी माइनस फाइव और प्लस फाइव अपनी तरफ से हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर साइन पी टी था। ये फेस हमको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है जो कि हमने अपने गैस्ड सॉल्यूशन में अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। ये फेस डिफरेंस है, तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर साइन a यानी कि इस पूरे फंक्शन को हमने a मान लिया और इस फाइव को हमने b मान लिया। तो साइन a प्लस b का फार्मूला लगा के यानी कि साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b का फार्मूला लगा लिया। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग, आप इसको देखेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ साइन पी टी माइनस फाइव एंड कॉस पी टी माइनस फाइव ऑन बोथ साइड्स वी गेट ये क्वांटिटी ए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जीरो कॉस फाइव 2b ap is equal to f0 sin phi. Squaring and adding we get this, and from this equation we can calculate a. तो अब तुम यहाँ पे देखोगे कि जो हमने सॉल्यूशन लिखा था x इज इक्वल टू a sin pt माइनस फाइव, इसमें एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू। x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, यानी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जबकि वो बाहर से लगने वाले फोर्स के प्रभाव में है। a जो है उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक हो गया। p जो है हमारी ड्राइविंग फोर्स या जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं पीरियोडिक फोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी है। फाई जो है वो फेज डिफरेंस है। तो जब आप इसको लिखेंगे, इसको एलोबरेट करके लिखेंगे तो यू शुड राइट एवरीथिंग
इनकम्प्लीट, ठीक है। तो ए को भी आप लिखेंगे तो दैट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, एंड पी इज़ द अप्लाइड फोर्स फ्रीक्वेंसी। हमने अप्लाइड फोर्स कौन सा लगाया है, वो हमने पीरियोडिक लगा रखा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है। टी इज़ द टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम पैरामीटर, एंड फाई इज़ द फेस डिफरेंस। तो आपने इससे ए कैलकुलेट कर लिया, तो यही हमारा एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है। तो ए बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, F0 और अंडर रूट, नीचे डिनोमिनेटर में आ गया हमारा अंडर रूट ω0² - पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b² पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन्हीं दोनों इक्वेशनों का यूज़ करके हम tan phi का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो ये tan phi हमारा निकल के आ जाएगा, और इससे हम फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब हमने tan phi निकाल लिया तो tan phi इक्वल टू 2bp अपॉन अंडर रूट अपॉन ω0² - पी स्क्वायर। तो फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, tan इस साइड में आ जाएगा, यानी कि tan इनवर्स। तो अब हमको फाई की वैल्यू पता चल गई है, ए की वैल्यू पता चल गई है। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन है, जो कि हमने क्या लिखा था, x इक्वल टू ए साइन पी टी माइनस फाई, ठीक है ना। तो इसमें हम ए की वैल्यू जो कि हमने ये कैलकुलेट करी है ये लिख देंगे, और फाई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके लिख देंगे। तो हमारा बन जाएगा F0 अपॉन अंडर रूट में ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगी जो यहाँ लिखी हुई है, साइन की जगह पर साइन आ जाएगा PT, और माइनस फाई की जगह पर जो हमने यहाँ से tan इनवर्स कैलकुलेट किया है ये वैल्यू हमने निकाल दी। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया, जो हमारी फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर उसका। और इसका अगर हम जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो वो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन का सम। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन था वो हमारा डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का सोल्यूशन था, यानी A0 e⁻ bt sin ωt प्लस थीटा। इसमें तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसमें A0 है जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, कब, जबकि डैम्पिंग इफेक्टिव है, लेकिन अभी पीरियोडिक मोशन नहीं लगा, पीरियोडिक फोर्स नहीं लगा है बाहर से, ठीक है। यानी कि जिस समय हम पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो पीरियोडिक फोर्स का जो इफेक्ट है वो थोड़ी देर बाद पार्टिकल के ऊपर महसूस होता है। शुरू शुरू में वो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह से ही बिहेव करता है। तो शुरू शुरू में ये वाला पोर्शन जो है वो इफेक्टिव रहता है, ठीक है। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो प्रकार के फोर्सों के अंतर्गत है, एक तो इस डैम्प फोर्स के अंतर्गत है, और दूसरा वो अप्लाइड फोर्स के अंतर्गत है। शुरू शुरू में डैम्पिंग काम करती है, तो इसलिए ये शुरू शुरू का डिस्प्लेसमेंट इसके द्वारा शो होता है। तो शुरू शुरू के मोशन के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो A0 e⁻ bt, यानी कि दिस होल एक्सप्रेशन जो है वो एम्पलीट्यूड है, और शुरू शुरू में वो साइन ωt प्लस थीटा, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद, इनिशियल स्टेट जब उसकी चली जाती है तो उसके थोड़ी देर बाद फिर वो फोर्स्ड वाइब्रेशन करना चालू कर देता है, और उसकी स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन आ जाता है। तो F0 अपॉन अंडर रूट ω² - पी स्क्वायर, और ये जो हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया था साइन PT माइनस फाई। तो बच्चों ये हमने फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का सॉल्यूशन निकाला। तो अगर आपसे पूछा जाता है प्रश्न में कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो आप इस मेथड से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर खाली ये लिखा जाता है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, और इसमें आपको सारा कुछ याद होना चाहिए ताकि उसको आप एलेबोरेट कर सकें कि F0 स्मॉल F0 जो है वो क्या है, कैपिटल F0 अपॉन m है। ω0² जो है, ω0 जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि जो तुम्हारा हार्मोनिक ऑसिलेटर उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करता है इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो ये ω0 हो गई। P जो है वो तुम्हारी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये भी आप उसको लिखेंगे। और B जो है वो आपका 2B बराबर गामा अपॉन m है, तो इसको आप डैम्पिंग फैक्टर कह सकते हैं, जो कि डैम्पिंग कोफिशिएंट पे डिपेंडेंट होता है। तो है नहीं, तो आप लिखेंगे 2B बराबर गामा अपॉन m, वेयर गामा इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, एंड p इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स। तो फिलहाल अभी आप इसको इतना समझिए। इसके सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक आप इसको समझिए। इसमें कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है या चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उसको कमेंट में
लिखिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसके सेकंड पार्ट में फिर हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।